तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पे, जहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का। ठीक है। आप सभी को इस चैप्टर में बहुत डाउट रहते होंगे, सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सर केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं, सर एटम क्या होता है, सर मॉलिक्यूल क्या होता है, सर कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ये सब कैसे निकल जाते हैं। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो, जहां पे हम लोग पूरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक बारी में कवर करेंगे और आपके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर। देखिए, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि अर्ली आइडियाज अबाउट मैटर। आप सभी मैटर पढ़ के आ चुके हैं कि भाई आखिर मैटर क्या होता है। तो आप मैटर पढ़ के आ चुके हैं कहां पर, चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर 1 में हमने पढ़ चुका है व्हाट इज मैटर। आज हम लोगों को बेसिकली मैटर के अंदर क्या होता है वो सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, मैटर के अंदर क्या होता है वो सारी चीजें पढ़नी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। सबसे पहले है महर्षि कन्नड़। ये कहां से थे, इंडिया से थे। इन्होंने बोला कि जितना भी मैटर है, क्या है, जितना भी मैटर है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये मैटर है, क्या है, ये मैटर है। ये मैटर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। क्या बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया, ये पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। क्या नाम दे दिया इन्होंने, परमाणु। ये बेसिकली किसकी थ्योरी थी, ये थ्योरी थी महर्षि कन्नड़ की, जो हमारे इंडिया से ही थे। फिर दूसरे दूसरे थे डेमोक्रेटस। ये बेसिकली कहां से थे, ये ग्रीस से थे। कहां से थे, ग्रीस से थे। इन्होंने बोला स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। इन्होंने क्या बोला, ऐसा पार्टिकल्स जिसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है। क्या है, इनडिविजिबल, मतलब इसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एटम्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एटम है, इसको हम लोग आगे और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। मतलब आप मैटर को अगर तोड़ोगे भी तो सबसे छोटा पार्टिकल्स जो मिलेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, एटम रहेगा। बोलो बात समझ आ रही है। लेकिन ये सारी जो थ्योरीज थी, ये बेसिकली सारी थ्योरीज कैसी थी, फिलोसॉफिकल थी। ये कोई एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं थी। कैसे थ्योरीज थी, सारी फिलोसॉफिकल थ्योरीज थी, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थ्योरीज नहीं थी। तो इसके बाद आए साइंटिस्ट, जिनको बोला जाता है लेवोइजर एंड प्राउस्ट, जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल लॉज दिए, और आपके सिलेबस में ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है, कौन थे, लेवोइजर एंड प्राउस्ट। जैसे हम लोग अगर आगे बढ़े तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये किसने दी थी, तो ये साइंटिस्ट का नाम था, कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, अभी आपको बताया, लेवोइजर। क्या नाम था, लेवोइजर। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, जहां पर इन्होंने दो लॉ दिए। एक दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा लॉ इन्होंने दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों ही लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कितने मार्क में, 1 मार्क में। ठीक है, तो याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन इसकी डेफिनेशन काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। अब सर ये क्या है इन लॉ के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला लॉ अभी जो मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, सबसे बेसिक रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब ये रिएक्शन है, रिएक्शन में जो ये वाली साइड रहती है, कौन सी साइड, ये वाली साइड रहती है, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। ठीक है, और जो ये वाली साइड रहती है, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है,
इसको बोला जाता है रिएक्टेंट साइड और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रिएक्टेंट मतलब ऐसे एटम्स which participate in रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आर बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, जो रिजल्ट हमें मिला है उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर है। अब रिएक्टेंट साइड पे क्या है? हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन के तो देखो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। क्या है? यहाँ पे कितना है? 2 है, और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है? अगर यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो इसको हम लोग फिर कैसे लिखेंगे? H2 प्लस O2 gives 2H2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हमारा हाइड्रोजन बिगड़ गया। क्या हो गया? हमारा हाइड्रोजन बिगड़ गया। तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल देखो कितने हैं? अब टोटल देखो, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। तो रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स कहां पर है? मॉलिक्यूल साइड पर है, सॉरी प्रोडक्ट साइड पर है। क्या है? उतने ही एटम्स बेसिकली कहां पर है? प्रोडक्ट साइड पर है। बोलो, इतनी बात समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत? कि रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स कहां पर है? प्रोडक्ट साइड पे है। और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना ही मास एटम का रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे उस एटम का होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन है कि मास को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि इसका एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे मास ज्यादा हो रहा था और यहाँ पे मास कम हो रहा था, तो ये तो बेसिकली हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मास को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे जितना मास होगा उतना ही साइड प्रोडक्ट साइड पे भी होगा। बोलो, बात समझ आई? ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे MgO एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो बेसिकली यहाँ पे मास का डिफरेंस आ गया, जो कि गलत है। बोलो, बात समझ आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे Mg 2 हो गया, यहाँ पे 1, तो देखो अब यहाँ पे मास हो गए सेम। तो मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is the perfect definition of law of conservation of mass। और एक काफी इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आइडिया क्या रहेगा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड देखा जाए, रिएक्टेंट साइड पे क्या है? 2 Mg है प्लस 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे क्या है? प्रोडक्ट साइड पे भी 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन। देखो 2 Mg 2 ऑक्सीजन। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। एसिटिक एसिड CH3COOH गिव्स सोडियम एसीटेट, तो CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मतलब बात समझ आ रही है? तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि सब कुछ आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, अगर बैलेंस हो जाए इक्वेशन तो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो Na2CO3, यहाँ पे Na कितना है? 2 है, यहाँ पे Na कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये बेसिकली मास इक्वल रहेंगे तो क्या रहता है? मास अगर इक्वल रहेंगे कहां पर?
रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर दोनों जगह मास सेम रहेंगे, ये बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है? आप सभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में बता के जाइए, ताकि आप यहीं पे याद कर दो और आप अपने फाइनल एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना कर सको। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction and the mass of reactant is always equal to the mass of product। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए क्या बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, कितने हैं टोटल? तो टोटल कितना हो गया? 2U हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। तो यहाँ पे तो 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 16 into 2 that is equals to 32U। कितना हो गया? 32U। बोलो बात समझ आई? ठीक है, अब मुझे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाना है, क्या बनाना है? वाटर बनाना है। तो वाटर में कितना हाइड्रोजन आ रहा है? वाटर में आ रहा है 2 हाइड्रोजन, तो 2U हो गया। और ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 16U हो गया। मतलब मुझे अगर वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करना है, क्या कंबाइन करना है? वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन करना है, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो 2/16, मतलब 1:8 का रहेगा। किसका रहेगा? 1:8 का रहेगा। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर ही बनाना है, क्या बनाना है? वाटर, तो उसका रेशियो 1:8 का रहेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हमेशा 1 रहेगा और उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 8 रहेगा। बोलो बात समझ आ रही है? अगर ये रेशियो चेंज हो गया तो वाटर कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो वाटर अगर मुझे बनाना है तो ये रेशियो क्या रहता है? ये रेशियो फिक्स रहता है। क्या रहता है? ये रेशियो फिक्स रहता है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, क्या कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए जो ये प्रोपोर्शन रहता है, ये प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों? अगर ये प्रोपोर्शन चेंज हो गया तो वो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाया, सेम है, सेम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके एक और कंपाउंड बनाते हैं जिसको बुलाता है H2O2। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड बोला जाता है। अब इसको मुझे अगर बनाना है तो हाइड्रोजन के कितने? 2 चाहिए और ऑक्सीजन के कितने? 16 2 32 चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया? 2/32। 2/32 दैट इज 1/16। अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर परऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है? परऑक्साइड, तो जो मेरा प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा 1/16 का रहेगा। देखा, प्रोपोर्शन चेंज हुआ, रिएक्टेंट वही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वाटर में थे, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन चेंज हो गया तो कंपाउंड भी हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया। तो किसी भी कंपाउंड के लिए ये जो रेशियो रहता है, ये जो प्रोपोर्शन रहता है, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यही हमारा क्या बताता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बताता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। कोई भी एक कंपाउंड है जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स रहते हैं और उनका जो रेशियो रहता है वो भी हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। लेकिन याद रखना, रेशियो बाय मास याद रखना। क्या याद रखना? रेशियो बाय मास वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने CH4 का देखते हैं। CH4 में कौन से कंपाउंड है? एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। क्या है? एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन।
अगर मुझे मीथेन बनाना है कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर, तो कार्बन का होता है 12U और हाइड्रोजन का होता है 1, ऐसे टोटल 4 है तो 4U। कितना U? 4U। अब इनका रेशो निकालो कार्बन बाय हाइड्रोजन का, तो 12/4, 4 1 जा 4 3 जा, तो कितने का रेशो आया? तो कार्बन और हाइड्रोजन से मुझे अगर मीथेन बनाना है, इसका नाम क्या होता है? मीथेन होता है। अगर मुझे मीथेन बनाना है, क्या बनाना है? मीथेन, तो मेरा रेशो हमेशा 3:1 का रहेगा। किसका रहेगा? 3:1 का रहेगा। बोलो बात समझ आ रही है? 3:1 का रहेगा। ठीक है, जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4, 4 हाइड्रोजन है ना, तो 12/4, क्या 12/4, 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना रेशो आया? 3:1 का रेशो आया। और ये रेशो मीथेन के लिए बेसिकली क्या है? फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज हुआ तो हमारा कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको वाटर का बताया 1:8, आपको मैंने अमोनिया का बताया, मतलब अमोनिया का जैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन 1 है, 1 × 3 तो 3 हो गया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके अमोनिया मुझे अगर बनाना है तो मेरा रेशियो कितना रहेगा? 14:3 का रहेगा। और ये रेशियो बेसिकली क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। बोलो बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? गारंटी? पक्का? चलो, आप सभी के लिए एक होमवर्क, आप सभी के लिए एक होमवर्क। ठीक है, क्या होमवर्क है सर? आपको मुझे रेशो बाय मास बताने हैं। किस किस के? सर मुझे बताने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, फिर मुझे आप बता देना SO2 के। ठीक है, फिर मुझे आप बताना H2O वाटर हो गया। फिर आप मुझे बता देना, एक काम करते हैं, अब मुझे बताइएगा, चलो इतने, हाँ चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब मुझे इन दो का बताइएगा। सर हमें मास तो पता ही नहीं है, तो मास आप सबके सामने, कार्बन का होता है 12U, ऑक्सीजन का होता है 16U। एक ऑक्सीजन का है, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32U और ऑक्सीजन का होता है 16U। ये आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहाँ बताइएगा? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो देखो, पॉज करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी आगे बढ़ना, और कमेंट करके आगे बढ़ना। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, कमेंट करके ही आगे बढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ये सर जॉन डाल्टन है, ठीक है, जिन्होंने अपने वक्त पे एक बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी, इसको कहता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आगे चल के अभी जैसे हम लोग चैप्टर 4 का वन शॉट लाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये थ्योरी कहीं ना कहीं पोस्टुलेट्स के गलत साबित हुए, लेकिन जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी तब ये काफी सक्सेसफुल थ्योरी थी। सबसे पहला क्या बोलता है? ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब जितने भी मैटर्स है, क्या है? जितने भी मैटर्स है, इनके पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है? जितना भी मैटर है इस दुनिया में, कितने तरीके के मैटर मिलते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 तरीके के मैटर मिलते हैं। ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, और ये टाइनी पार्टिकल्स को ही क्या नाम दिया गया है? एटम्स। ऐसे ये छोटा पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, ऐसे ही मिलके जब ये एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट मतलब पास में आते हैं, तब मिलके ये क्या बना देते हैं? मैटर बनाते हैं। तो मैटर छोटे छोटे इंडिविजुअल टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिनका नाम क्या रखा गया है? जिनका नाम रखा गया है एटम्स। क्या नाम रखा गया है? एटम्स नाम रखा गया है। ठीक है, क्या नाम रखा गया है? एटम्स। बोलो पहले पहले पोस्टुलेट में कोई दिक्कत? कि जितना भी मैटर इस दुनिया में प्रेजेंट है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, उस पार्टिकल का नाम है एटम। सेकंड क्या बोल रहे हैं? सेकंड बोल रहा है एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप मास को नहीं बना सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो मास है किसकी वजह से? एटम की वजह से है।
तो अगर आप ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप लोग एटम्स को भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड प्रॉपर्टी। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे पास एग्जांपल के तौर पे गोल्ड है ना, आजकल महंगा बहुत चल रहा है कि नहीं, गोल्ड है। अब गोल्ड की मैंने दो चीज बनवाई, क्या बनवाई? गोल्ड की दो चीज बनवाई। एक बनवाई मैंने गोल्ड की चेन, बहुत पैसा है ना, और एक बनवाया मैंने गोल्ड का ब्रेसलेट। क्या बनवाया? गोल्ड का ब्रेसलेट। अब इनके अंदर जो एटम रहेगा वो बेसिकली किसका रहेगा? गोल्ड का रहेगा। भले दो अलग अलग चीज है, चेन है एक ब्रेसलेट है, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों बनी किससे है? दोनों बने हैं गोल्ड के एटम से। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी, इनका जो भी प्रॉपर्टीज रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एटम क्या है? सेम है। तो जितने भी सेम एटम की चीजें होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है? उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी रहती है? सेम रहती है। बोलो बात समझ आ रही है? यही अगर मैं एक चेन की गोल्ड बनवाऊं, ठीक है, गोल्ड की चेन बनवाई और उसी जगह दूसरा मैंने सिल्वर का ब्रेसलेट बनवा लिया। क्या बनवा लिया? सिल्वर का ब्रेसलेट। क्या अब इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी? नहीं रहेगी सर। क्यों? क्योंकि यहां पर किसका एटम है? यहां पर आपका है गोल्ड का एटम, और यहाँ पे आपका किसका एटम है? यहाँ पे आपका है सिल्वर का एटम। तो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? दोनों की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगी सर? क्योंकि दोनों में एटम्स क्या हो गए? अब डिफरेंट हो गए। अगर एटम सेम रहेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स हो जाएंगे तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? बेसिकली डिफरेंट हो जाएंगी। बोलो बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? चलो देखते हैं आगे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अभी बताया मैंने कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम प्रॉपर्टी। हाँ के ना? अभी बताया है ना। और उसी जगह पे अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो उनके मासेस भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। और हो सकता है उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाए? चेंज हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर, किसमें कंबाइन करते हैं? हमेशा सिंपल होल नंबर में कंबाइन करते हैं। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी कंपाउंड्स बनेंगे, क्या बनेंगे? जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे, जैसे कि यहां पे समझा देता हूं। अभी आपने सीखा था कि मीथेन का क्या था? मीथेन का था 3:1। वाटर का क्या था? 1:8। H2O का क्या था? H2O2 का 1:16। ये जितने भी कंबाइनिंग रेशियो है ये हमेशा होल नंबर में रहते हैं। किस में रहते हैं? होल नंबर में रहते हैं। क्या कभी ऐसे देखा है H2O बना है तो 1:3/4 है? क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यही है कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, तो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में ही करते हैं। अब इन अ कंपाउंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं तो जो ये नंबर है, क्या है? ये नंबर है, ये नंबर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये नंबर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये चेंज हुआ, क्या हुआ? ये अगर चेंज हुआ तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे कि अगर मेरा वाटर है तो रेशियो क्या होता है? 1:8। मतलब मेरे को एक हाइड्रोजन के सामने, मेरे को एक हाइड्रोजन के सामने 8 ऑक्सीजन, मेरे को 8 ऑक्सीजन के सामने एक हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये जो रिलेटिव नंबर है, क्या है? ये जो रिलेटिव नंबर है, ये रिलेटिव नंबर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और ये
बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है। क्या है ये? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, पहले ही बता रहा हूं, एग्जाम में याद करके जाइएगा, आपको ये 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, बोलो बात समझ आई? और किसने दी? सर जॉन डाल्टन ने दी, उनकी इमेज यहाँ आप देख सकते हो। बोलो बात समझ आ रही है? अभी तक एटम एटम बोल रहे हैं, तो सर व्हाट इज एटम? तो आपको बता ही चुका हूं कि जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है एलिमेंट का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उस छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एटम। एटम्स आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल, एटम्स आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको किस में मेजर करा जाता है? इसीलिए इसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर में। किस में मेजर किया जाता है? नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, तो याद रखना। ठीक है, किस में मेजर किया जाता है? नैनोमीटर में। सर 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻ नैनोमीटर। ये रिलेशन याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे मैंने लगा रखा है कि 1 नैनोमीटर के 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। बोलो बात समझ आ रही है कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। काफी इंपॉर्टेंट है रिलेशन, एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये कुछ साइज दे रखे हैं कि एटम का साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। इसमें आप इंपॉर्टेंट कौन सा याद कर सकते हो? एक वाटर मॉलिक्यूल का याद कर सकते हो और एक एटम का याद कर सकते हो। ठीक है, किसका याद कर सकते हो? एटम का और वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये जो 10⁻⁻10 लिखा है ये 9 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। इससे पहले जितने भी एटम्स हैं, क्या है? जितने भी एटम्स हैं उनके नेम है। क्या है? उनके नेम है। तो उनके नेम 2 चीजों पे दिए गए हैं। ठीक है, एक उनके नेम, दो उनके नेम दिए गए हैं। ठीक है, अब उनके नेम उनके ओरिजिन पे दिए गए हैं। ओरिजिन मतलब जहां पे बेसिकली वो फाउंड हुए हैं। ठीक है, अब हर नेम का अपना सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल। अब सिंबल 2 लोगों ने दिए थे, एक डेल्टन ने दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे? डेल्टन ने दिए थे। और दूसरे आईयूपीएसी ने दिए थे। सर डेल्टन को तो अब हम जानते हैं। सर ये आईयूपीएसी क्या है? बेसिकली केमिस्ट्री में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जो भी नेमिंग करनी होती है, सब एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आईयूपीएसी। सर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछ लेते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये सिंबल्स देते हैं। अब आपके लिए डेल्टन के सिंबल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? आईयूपीएसी के। अब सर ये कैसे देती है? तो इन्होंने कुछ रूल्स निकाले। क्या निकाले? रूल्स निकाले सिंबल देने के लिए। क्या देने के लिए? सिंबल। जैसे फॉर एन एग्जांपल अपने को मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। तो इन्होंने बोला अगर किसी भी एलिमेंट का आपको सिंबल देना है तो उसके 2 वर्ड उठाओ। क्या उठाओ? 2 अल्फाबेट्स। 2 अल्फाबेट्स लो, जिसमें जो फर्स्ट वाला रहेगा और जो सेकंड वाला रहेगा, फर्स्ट वाला आपका कैपिटल रहेगा और छोटा वाला आपका स्मॉल रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें है तो मैग्नीशियम के लिए हम लोगों ने एक उठाया एम और दूसरा उठाया जी। फर्स्ट वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल। तो यहां से मैग्नीशियम का सिंबल क्या बन गया? मैग्नीशियम का सिंबल बन गया एम जी। बोलो बात समझ आ रही है? ऐसे बहुत सारे सिंबल्स बनाए हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सिंबल हैज 1 और 2 लेटर्स, जैसा मैंने आपको बताया।
कि सिंबल के पास कितने लेटर्स होंगे, एक या दो लेटर होगा, जिसमें पहला लेटर कैसा होता है हमेशा, पहला लेटर होगा कैपिटल और दूसरा लेटर होगा स्मॉल। क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाम लैटिन वर्ड्स पे दिया गया है। कहां पर दिया हुआ है, लैटिन वर्ड्स में। जैसे आयरन में, आयरन को लैटिन में बोला जाता है फेरस। क्या बोला जाता है, फेरम, तो उसका दो ले लिया, दैट इज Fe। सोडियम को बोला जाता है नाइट्रियम, तो उसका Na। पोटेशियम को बोला जाता है कैलियम, जिसको होता है K। और जैसे गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है, गोल्ड को बोला जाता है ऑरम। क्या बोला जाता है, ऑरम, तो इसका सिंबल क्या हो गया, Au। क्या हो गया, Au। बोलो बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से कुछ सिंबल जो है वो उनके लैटिन वर्ड से भी आए हैं। कहां से आए हैं, लैटिन नेम से भी आए हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का Al, आर्गन है Ar, बेरियम है Ba, बोरोन है B। किसी किसी में सिंगल भी हो सकते हैं। कॉपर है Cu, फ्लोरीन है F, गोल्ड है Au, देखो गोल्ड का बताया था। हाइड्रोजन है H, आयोडीन है I, आयरन है Fe, लेड है Pb, मैग्नीशियम है Mg। अब देखो ये लेड है लेकिन इसका सिंबल क्या है, Pb, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सिंबल है वो कहां से पड़ा है, लैटिन नेम से पड़ा है। नाइट्रोजन है N, ऑक्सीजन है O, पोटेशियम है K, सिलिकॉन है Si, सिल्वर है Ag, सोडियम है Na, सल्फर है S, यूरेनियम है U, जिंक है Zn। प्लीज ये टेबल याद कर लीजिएगा, लर्न इट, क्योंकि ये सिंबल्स आगे चल के आपको बहुत ज्यादा हेल्प देंगे, खासकर 10th में। अभी 10th में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, 10th में अगर मैं लिख दूं, 10th में अगर मैं 10th में अगर मैं ऐसे करके Zn बना दूं तो बच्चों को पता ही नहीं होता ये क्या होता है। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है जिंक। क्या होता है, जिंक। अब बच्चों को पता ही नहीं है तो प्लीज ये सिंबल याद करिएगा, क्योंकि ये सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन 10th में काफी चीजें आती है जहां पे हम लोग सिर्फ सिंबल यूज करते हैं, लेकिन बच्चों को सिंबल्स ही पता नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब एटॉमिक मास। सर ये एटॉमिक मास क्या होता है, अब हर एक चीज का अपना वजन होता है, मास होता है। जैसे अब मैटर है, पढ़ के आए, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम एंड हैज इट्स ओन मास। तो अब हर एलिमेंट का, हर एटम का मास निकालने बैठे तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या करा कि किसी भी चीज का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है, क्या, किसी भी चीज का अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मास कंपेयर करेंगे विद द 12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब सर ये कार्बन 12 एटम का मास कहां से लाए, कार्बन 12 एटम का मास हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया और उसकी मदद से हम लोग बाकी सारे एटम्स के मास निकालेंगे। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन का निकाला, कितना है हाइड्रोजन का, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का, कार्बन का कितना है, 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का कितना है 40। ये आपको याद होना चाहिए। और ये सारे किसकी मदद से निकाले गए, ये सारे निकाले गए कार्बन 12 की मदद से। इन सबका मास निकाला गया। कैसे निकाला गया सर, इसका मास निकाला गया कंपेयर करके, किससे, कंपेयर करके। अब जैसे मार्केट में सब्जी वगैरह लेके जाते हो तो वेइंग स्केल होता है वहां पे, ऐसे करके होता है वेइंग स्केल। ठीक है, यहाँ पे कुछ डला होता है, यहाँ पे कुछ डला होता है। तो हम लोगों ने क्या करा, एक तरफ कार्बन 12 रख दिया और दूसरी तरफ हमने कोई भी एक एक्स एटम रख दिया जिसका मुझे मास निकालना है। तो इसके कंपैरिजन में हम लोगों ने एलिमेंट एक्स का मास निकाला। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया हाइड्रोजन। क्या रख दिया, हाइड्रोजन। तो जब इससे कंपेयर करा गया तो इसके कंपेयर करने के बाद हमें पता चला कि हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 U है। बोलो कोई दिक्कत। अब सर मेजर किस में किया जाता है, तो याद रखना एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU। क्या होती है, AMU। याद रखना, AMU का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलो एक चीज और इसमें समझा देते हैं कि पहले जो था, पहले हम लोग इसको मेजर करते थे AMU में, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास
यूनिट, ठीक है। लेकिन बाद में IUPAC ने इसको चेंज कर दिया और बना दिया यू। सर अभी यू क्या होता है? यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है? यूनिफाइड मास। तो याद रखना, अभी हम लोग किस में मेजर करते हैं? अभी हम लोग मेजर करते हैं यू में। पहले किस में करते थे? पहले हम लोग करते थे AMU में। अब हम लोग किस में करते हैं? यू में मेजर करते हैं किसी भी एटम का मास, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब मॉलिक्यूल। सर ये मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो, अब बहुत सारे एटम्स डिफरेंट मैनी एटम्स कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो वो कंबाइन करके क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल। एक एटम है, ऐसे बहुत सारे एटम्स जब आपस में आ जाएंगे कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे? कंबाइन केमिकली, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है। अब मॉलिक्यूल दो होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और एक बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या होता है? सेम एटम रहते हैं, सेम एटम्स कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। सर एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है? एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, दो क्लोरीन मिलके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दिया। सिमिलरली H2O2 S8 P4, देखो फॉस्फोरस के 4 मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया। सल्फर के 8 एटम्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन यहां पर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके एक कंपाउंड बना दिया, जिसको बोला गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फिर CH4 H2O2 H2O2 C6H12O6, ये किसका है? ग्लूकोज का है। एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनाया, जिसको बोला जाता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं और यहाँ पर सेम एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है। देखो, तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस दैट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? जब एक से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एटम में सेम एटम, क्या सेम एटम कंबाइन करते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे O2 N2 H2O3, ऑक्सीजन का 3 एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको क्या नाम बोल दिया जाता है? ओजोन नाम दे दिया जाता है, ठीक है। कंपाउंड में वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो H2NH3CO2, एक से ज्यादा अलग अलग एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो इसको होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और इसको होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब एटॉमिसिटी। सर ये एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी का मतलब है, एटॉमिसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इन अ मॉलिक्यूल में। कोई भी एक मॉलिक्यूल हो, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो बताता है उसकी एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे CH4 है। अब ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है? अलग अलग दिख रहे हैं एटम्स, तो क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इसमें क्या है? कार्बन एक है और 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए? 5 एटम्स हो गए। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 5। क्या हो गई इसकी एटॉमिसिटी? 5, कि इसके अंदर टोटल 5 एटम है। कितने एटम है? 5 एटम है, ठीक है। चलिए बात समझ है। जैसे NH3 है,
तो NH3 में कितनी हो गई, नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन के तीन, तो टोटल 4 एटम्स हो गए। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, इसकी एटॉमिसिटी हो गई टोटल 4। बोलो बात समझ आई। तो इसी तरीके से अब मुझे होमवर्क में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा H2O की एटॉमिसिटी, ठीक है, H2O2 की एटॉमिसिटी, C6H12O6 की एटॉमिसिटी, फिर HCl की एटॉमिसिटी, है ना, फिर H2SO4 की एटॉमिसिटी। इन सब की आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी वीडियो को पॉज करो और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर इसकी एटॉमिसिटी ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिसिटी अलग अलग तरीके की होती है। अगर आपकी एटॉमिसिटी 1 हुई, क्या हुई, 1, तो उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, ठीक है। अगर आपकी एटॉमिसिटी 2 हुई, क्या हुई, 2, तो उसको बोलते हैं डायएटॉमिक। क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक। अगर आपकी एटॉमिसिटी 3 हुई तो उसको बोलते हैं ट्राइएटॉमिक। क्या बोलते हैं, ट्राइएटॉमिक। अगर आपकी एटॉमिसिटी 4 हुई तो उसको बोला जाता है टेट्रा एटॉमिक। लेकिन अगर आपकी एटॉमिसिटी हुई मोर देन 5 तो उसको बोला जाता है पॉलीएटॉमिक। क्या बोला जाता है, पॉलीएटॉमिक। सर एग्जांपल के तौर पे मोनोएटॉमिक का एग्जांपल है, मोनोएटॉमिक का एग्जांपल है आप हाइड्रोजन लिख दो। डायएटॉमिक का है क्लोरीन, O2, H2, N2, दिख रहा है, दो दो एटम है। ट्राइएटॉमिक का, सर ट्राइएटॉमिक का क्या लिख सकते हैं, ट्राइएटॉमिक का लिख सकते हैं H2O, है ना, फिर HCl, ये सब लिख सकते हैं। टेट्राटॉमिक का क्या लिख सकते हैं सर, टेट्राटॉमिक का लिख सकते हैं H2O2 CH3, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। फिर P4 लिख सकते हैं। अब सर पॉलीएटॉमिक में क्या आ जाएगा, पॉलीएटॉमिक में जिससे 5 से ज्यादा हो, जैसे कि S8 PCl5, फॉस्फोरस का एक और क्लोरीन के 5, टोटल कितने हो गए, 6। तो ये सारी रहती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी। अगर एटॉमिसिटी 1 है तो मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, 4 हो तो टेट्राटॉमिक। जैसे मैंने भी आपको ये होमवर्क दिया है, आप मुझे इसमें कमेंट में वो तो बताएंगे ही, साथ में इसकी एटॉमिसिटी भी बताना। क्या बताना, एटॉमिसिटी, ठीक है। तो एक डेफिनेशन लिखी हुई है एटॉमिसिटी की, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कितने एटम्स है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखो ये बता रखा है मोनोएटॉमिक हीलियम, डायटोमिक ऑक्सीजन, यहाँ पे इसके अंदर एक एटम, इसके अंदर 2 एटम, N2 में भी कितने एटम है, 2, P4 में कितने हैं, 4, पॉलीएटॉमिक देखो 8 है ना। तो ये रहता है बेसिकली इसके एग्जांपल। चलो आगे, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज आयन। तो चलो पहले इसको समझते हैं। देखो अब कोई भी एटम है, क्या है, कोई भी एटम है, उसके पास एक प्रोटॉन रहता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सर ये होता है क्या है, अभी ये आपको चैप्टर 4 में और अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब इतना समझो, एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक नेगेटिव चार्ज रहता है, जिसमें ये मूव नहीं करता है लेकिन ये मूव करता है, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है। और ये दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं इसके अंदर, न्यूट्रल एटम में, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल एटम में ये दोनों इक्वल अमाउंट में रहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर ये दोनों सेम है, मतलब देखो अगर 5 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो +8 और -8 टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा। उसका चार्ज क्या हो जाएगा, उसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। सॉरी, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब सर इलेक्ट्रॉन को ही क्यों हटा रहे हो, क्योंकि मैंने अभी बताया प्रोटॉन मूव नहीं करता है, तो मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एटम नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो एटम पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटम पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? पक्का? गारंटी? तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव हुआ तो उसको हम लोग बोल देते हैं एनायन। क्या बोल देते हैं? एनायन। और इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको बोल देते हैं कैटायन। और यही चार्ज स्पीशीज को क्या, यही चार्ज स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो व्हाट इज आयन? तो आयन इज अ चार्ज स्पीशीज, एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन। एनायन मतलब कैसा? नेगेटिवली चार्ज। और कैटायन मतलब कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। बोलो बात समझ आ रही है? चलो देखें इसको। देखो, तो व्हाट इज आयन? तो आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अगर एटम के पास इलेक्ट्रॉन या तो आ रहा है या तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या तो गेन हो रहा है या तो लूज हो रहा है, तभी वो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा बनेगा? एनायन, मतलब नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तब वो कैसा बन जाएगा? कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। और जब ऐड हो रहा है तो एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? जैसे कि देखो, अमोनिया है, प्लस चार्ज है, मतलब इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव हो गया। और प्लस है तो मतलब क्या है? कैटायन है क्या एनायन है? हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ऐड हुआ और एनायन होएगा। यहाँ पर दो में माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए। बोलो बात समझ आई? तो ये होता है बेसिकली आयंस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये आपको पूरा समझा दिया आयंस के बारे में। ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला मतलब किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लिखना सीखना है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये क्या है। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल अगर याद होगा तो ही वो याद हो, मतलब फॉर्मूले लिख सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूले नहीं लिख सकते हो। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, कॉपर है, तो ये सब का आपको पता होना चाहिए सिंबल क्या होता है और इनकी वैलेंसीज क्या होती है। वैलेंसीज के लिए आप थोड़ा वेट करिएगा। वैलेंसीज क्या होता है मैं आपको चैप्टर 4 में सिखाऊंगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, अब सर क्या है ये टेबल में, मुझे समझा तो दीजिए। एक्चुअली में ये टेबल में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो एटम्स लिखे हैं, दिख रहे हैं आपको ये एटम्स? ये दिख रहे हैं आपको? ये सब दिख रहे हैं। इसके सामने की ये वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए और ये सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम है, सोडियम यहाँ पे देख लो, सोडियम का सिंबल क्या है? Na, और उसकी वैलेंसी क्या है? 1। पोटेशियम का सिंबल क्या है? 1, उसकी वैलेंसी क्या है? 1। नीचे आ जाओ, जिंक, जिंक का सिंबल क्या है? Zn, और उसकी वैलेंसी क्या है? 2। एल्यूमिनियम सिंबल क्या है? Al, उसके ऊपर वैलेंसी क्या है? 3। आपको ये चार्ज याद नहीं होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिंबल्स याद करना जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H वैलेंसी क्या हो गई? 1। हाइड्रोजन में अगर हाइड्राइड लिखा हो मतलब वो नेगेटिव चार्ज है तो वैलेंसी क्या हो गई? 1। ऑक्साइड में O वैलेंसी क्या हो गई? 2। सल्फाइड में S वैलेंसी क्या हो गई? 2। नाइट्राइड में N वैलेंसी क्या हो गई? 3। ठीक है, अमोनियम NH4, हाइड्रोक्साइड OH, नाइट्रेट NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये साथ में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। हाइड्रोजन और कार्बोनेट को अलग अलग मत ले लेना, इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 1। कार्बोनेट CO3, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4, फॉस्फेट PO4। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, तभी आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। सर कैसे लिखना है? तो कुछ रूल्स है कि जो पॉजिटिव वाले रहते हैं वो हमेशा, पॉजिटिव वाले हमेशा फर्स्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला हमेशा कैसा लिखा जाएगा? फर्स्ट। और नेगेटिव वाले हमेशा कैसे लिखे जाएंगे? सेकंड।
ठीक है, नेगेटिव वाले हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, सेकंड। चलो सर कुछ एग्जांपल तो दिखाओ, चलो एग्जांपल लिखते हैं, चलो इसी कलर से ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला हाइड्रोजन क्लोराइड। सर हाइड्रोजन क्लोराइड अभी सिखाया था, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। इसकी वैलेंसी है 1 और इसकी वैलेंसी है 1, है ना, दोनों की वैलेंसी क्या है 1 है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, इतना आपको वो टेबल में से याद हो गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और क्लोराइड की भी वैलेंसी है 1। देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो मैंने उसको पहले लिखा है, और क्लोराइड नेगेटिव है तो मैंने उसको बाद में लिखा है। और इनके नीचे सर ये नंबर क्या लिखा है, ये नंबर कुछ और नहीं है, ये इनकी क्या है वैलेंसी लिख दी है, बस बात खत्म, सबसे सिंपल। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, H के पास क्या गया 1, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। Cl के पास क्या आया 1, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये हो गया इसका सिंबल रेडी। बोलो बात समझ आई। सर थोड़ा डिफिकल्ट, हाइड्रोजन सल्फेट। सर इसका क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है H, सल्फेट का क्या होता है, चलिए बताओ। सल्फेट का होता है SO4। सर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। सल्फेट की कितनी वैलेंसी रहती है 2, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सर हाइड्रोजन पॉजिटिव है इसलिए आगे लिखा है, सल्फेट नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए SO4 2 माइनस, नेगेटिव है ना इसलिए पीछे लिखा। सर बना दो सिंबल, सिंपल H के पास क्या गया 2, SO4 के पास क्या आया 1। अब 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का, ठीक है। चलो एक और करवाते हैं, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का क्या होता है Ca, कार्बोनेट का क्या होता है CO3। सर आप ये सिंबल्स कहां से ला रहे हो, अभी बताया, ये सिंबल्स आपको इस वाले टेबल में से याद करना है, कार्बोनेट CO3, कैल्शियम 2 Ca, ठीक है। तो Ca तो ये लिख दिया, Ca कितनी वैलेंसी है 2, कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे Ca2 CO3 2, गलत, यहाँ पे 2 है तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा CaCO3, क्योंकि दोनों आपस में कट हो सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम का Na और O, Na की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Na के पास गया 2 और ऑक्सीजन के पास आया 1। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और Cl, एल्यूमिनियम का है 3, क्लोराइड का है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो AlCl3, देखो Cl के पास 3 आया। सोडियम सल्फाइड Na, अब सल्फाइड का याद करो क्या था, सल्फाइड का क्या था हेड, जल्दी, सल्फेट का क्या होता है SA, क्या होता है SA, ठीक है, सॉरी S होता है, सॉरी SA बोल रहा था, सल्फाइड का क्या होता है S। ध्यान से देखो इधर ये वाले टेबल में देखो, सल्फाइड का क्या है S, सल्फाइड का क्या है S है ना, चलो NaS, Na का 1 होता है और इसका 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं, आपको खाली एक याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई वैलेंसी का। Na के पास क्या गया, Na के पास गया 2 और सल्फाइड के पास आया 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, हाइड्रोक्साइड का है OH, इसकी 2 इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो Mg के पास आया 1। अब बच्चे क्या करेंगे OH पे 2 लगा देंगे, अभी दिख रहा है पॉलीएटॉमिक है तो पॉलीएटॉमिक में हमेशा ब्रैकेट लगाओ, क्या लगाओ पॉलीएटॉमिक वाले के पास हमेशा ब्रैकेट लगाओ, MgOH पॉलीएटॉमिक है इसके ऊपर ब्रैकेट और फिर 2 लगाओ, क्योंकि पॉलीएटॉमिक में ब्रैकेट लगाना जरूरी है। बोलो बात समझ आ रही है। तो ये अब नाम लिखने हैं,
क्या लिखने हैं, नाम। फॉर्मूले तो लिख लिए कि अगर हमें कंपाउंड का नाम दिया हो तो हम लोग फॉर्मूले लिख सकते हैं। अब उसका अपोजिट, अब हमें फॉर्मूले दे रखे हैं, मुझे उसका नाम लिखना है। सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Al2SO4 होल थ्राइस, ये ऐसे लिखा है Al2SO4 होल थ्राइस। सर कैसे लिखेंगे, दिख रहा है साफ साफ एल्यूमिनियम है, और ये क्या है, सल्फेट है। बताया था पॉजिटिव वाला पहले, पॉजिटिव वाला पहले एल्यूमिनियम, और इसका ए कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा नेगेटिव वाला पीछे जिसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। देखो एस मेरा स्मॉल है। उसी तरीके से ये है CaCl2, क्या है, CaCl2 मतलब कैल्शियम और क्लोराइड, बस क्लोराइड का C छोटा कर देना है और कैल्शियम का C कैपिटल रहेगा। ये है K2SO4, K मतलब पोटेशियम, पहले आएगा पॉजिटिव है ना, तो डबल TSiUm, P क्या रहेगा, कैपिटल, और सल्फेट का S क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, इन दोनों के आप मुझे अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। अभी के अभी वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि सर कमेंट सेक्शन में इनका नाम ये रहेगा। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े आगे चलो। अब बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये सब आपको बता दिया है। चलो अब आगे बढ़े, अब हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास। अब सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट सम ऑफ इंडिविजुअल एटम्स मास प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उन सबके मास को खाली प्लस कर दो। जैसे कि सर HCl, H का होता है 1U, Cl का होता है 35.5U, तो HCl का क्या हो गया 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही एटम है, और एक का कितना होता है 1, और क्लोरीन का कितना है 1, 35.5, तो कितना आया 1 प्लस 35.5, तो कितना हो गया 36.5U। ये किसका हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का हो गया। अरे बात समझ। अगर जैसे दूसरे का देखा जाए, दूसरे का देखे अपने CO2 का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो कार्बन का एक एटम, तो 12 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन के 16, दो एटम है, 12 प्लस 16 टू सा 32, कितना हो गया 44U। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44U। The sum of atomic masses of all atoms present in the atom, sum of all atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उन सभी एटम्स के मासेस को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो मेरे को मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे देखो वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, दो हाइड्रोजन के हैं प्लस एक ऑक्सीजन का है, तो 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18U हो गया। नाइट्रिक एसिड है HNO3, हाइड्रोजन का 1U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U। अब 1 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 3, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, 14 इंटू 1 कितना होता है 1, सॉरी 14 इंटू 1 कितना होता है 14, 6 3 सा 18, 1 कैरी 3 1 सा 3, 48 हो गया। प्लस कर दो 52, 62 प्लस 1 63U हो गया। बोलो कर सकते हो, अब कोई दिक्कत वाली बात है। खाली सर ये कहां से मिलेगा, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ भी हो सकता है, या फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी का एक टेबल है वो भी लगा दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, तो वहां पे आपको मोस्ट प्रोबेबली सबके मासेस मिल जाएंगे। देखो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन,
और कैल्शियम सबके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये याद भी करना पड़ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सर ये फॉर्मूला यूनिट मास, अब ये फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? ये बेसिकली हम लोग आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, वैसा ही निकालना है, लेकिन बस किसके लिए है? आयोनिक कंपाउंड के लिए। जैसे कि NaCl, Na का कितना रहता है? 23, Cl का कितना रहता है? 35.5। कितना रहता है? 35.5। तो NaCl में क्या होता है? 1 into 23 प्लस 35.5 इंटू 1, तो 23 प्लस 35.5, तो उससे क्या आ जाएगा? 58.5 U। बोलो बात समझ आ रही है? किसी का भी निकाल सकते हो, कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसका आप निकाल सकते हो। जैसे कि MgCl2, Mg का कितना होता है? बताओ जल्दी। Mg का कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। एक बार फिर चेक कर लेते हैं Mg का। देखो Mg का कितना है यहाँ पर? Mg का है 24। क्या है Mg का? 24। Mg का कितना है? 24। कितना है? 24, ठीक है। तो Mg कितना है? 1 इंटू 23। क्लोरीन कितना है? 35.5 इंटू 2। तो 1 इंटू 24 कितना होता है? 24। और 35.5 इंटू 2 कितना होता है? 35। तो ये हो गया 60, 70। तो ये कितना हो गया? 71। कितना हो गया? 71। 35 70 हो गया, और 0.5 1, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 और 9। तो कितना आ गया? MgCl2 का 95। 4 और 1 5, 7 और 2 9। बोलो बात समझ आ गई? सेम है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास, बस फॉर्मूला यूनिट मास यूज होता है आयोनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला। ये आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। किसमें बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना। अभी वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तब जाके आपको ये कहीं ना कहीं समझ आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्विक लाइन, क्विक लाइन। अब सर क्विक लाइन क्या होता है? क्विक लाइन बेसिकली होता है CaO। तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? एक दिख जा रहा है कैल्शियम और दूसरा दिख जा रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, एक दिख जा रहा है आपको हाइड्रोजन और दूसरा दिख जा रहा है आपको ब्रोमीन, है ना। फिर बेकिंग पाउडर। सर ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये A, ये B, ये C। इसमें दिख जा रहा है आपको एक सोडियम, एक दिख जा रहा है हाइड्रोजन, एक दिख जा रहा है आपको कार्बन और एक दिख जा रहा है आपको ऑक्सीजन, ठीक है। लास्ट है पोटेशियम सल्फेट। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो मैं ही करवा देता हूं। तो पोटेशियम K फॉर पोटेशियम, S फॉर सल्फर और O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन है, काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। When a 3 gram of carbon is burned with 8 gram of oxygen, मतलब क्या बोल रहा है कि मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। जब मैं 3 ग्राम ले रहा हूं और उसके साथ 11 ग्राम ऑक्सीजन डाल रहा हूं, 8 ग्राम ऑक्सीजन डाल रहा हूं, तो मुझे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। इसका मतलब कि 3 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर रहा है। What mass of carbon dioxide will be formed when
3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज बर्न विद, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अब वो बोल रहा है फिर से यही है, फिर से यही कंडीशन है, बस यहां पर कार्बन जो है वो अभी भी 3 ग्राम है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कितना ग्राम कर दिया इसने, 50 ग्राम। अब मेरे से वो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो हमेशा रखना कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी कितना आएगा, 11 ग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 ग्राम ऑक्सीजन है ये सिर्फ 8 ग्राम के साथ ही कंबाइन करेगा, बाकी का जितना भी आपका 42 ग्राम ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टेड रहेगा। कैसा रहेगा? अनरिएक्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लॉ काम करता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ, सॉरी गलत लिखवा दिया, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, यहाँ पे एक लॉ काम करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बोलो बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वन शॉट हुआ खत्म। आई होप आप सभी के कॉन्सेप्ट्स, जो भी डाउट्स थे, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आप अपने फाइनल एग्जाम में इस वीडियो को काफी हेल्पफुल तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे जितने भी डाउटफुल टॉपिक्स थे यहाँ पे मैंने उसको कवर करा है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।